दोस्तों लोन यानी कि कर्ज को लेना हमेशा बुरा समझा जाता है, लेकिन आज के समय में चाहे व्यक्ति कितना ही अमीर हो, चाहे कोई देश चाहे कितना ही अमीर हो, सबके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। जहाँ तक कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो ज़्यादा कर्ज लेता है। कर्ज लेना उतना बुरा नहीं होता, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो कर्ज है वो किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। इसलिए जितने भी तरह के लोन होते हैं आमतौर पर लोग लेते हैं, उनको गुड लोन्स और बैड लोन्स की कैटेगरी में बांटा गया है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि गुड लोन और बैड लोन क्या होते हैं? नहीं जानते तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुड लोन्स और बैड लोन्स किनको कहा जाता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें गुड लोन असल में गुड लोन होते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसमें बैड लोन जिनको बोला जाता है वो एक्चुअल में इतने बैड नहीं होते। तो आज ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी लोन लेना पड़ता है और आजकल लोन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन अगर लोन को अपनी समझदारी के साथ लिया जाए और जिनको गुड लोन्स कहा जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करी जाए तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। दोस्तों गुड लोन्स उन लोन्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल आप ऐसी चीज़ के लिए करते हैं जिससे आपकी जो इनकम है आने वाले समय में बढ़े। उन लोन्स को हमेशा गुड लोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों गुड लोन्स की कैटेगरी में सबसे पहले आता है एजुकेशन लोन। अब इंसान को कई बार अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है, उनके फंड्स वगैरह इतने नहीं होते हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि आदमी की जो इनकम है वो बढ़ेगी, या फिर वो भी कोई कुछ भी कमा नहीं रहा है तो अच्छी एजुकेशन लेने के बाद उसकी जॉब वगैरह लगेगी तो वो लोन रीपे हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन लोन को एक अच्छा लोन माना जाता है। तो गुड लोन की कैटेगरी में दोस्तों दूसरा लोन आता है, वो होता है होम लोन। बहुत सारे लोग जो होम लोन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे एसेट भी बनाते हैं लोन लेने के बाद जिनकी जो कीमत है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो बढ़ जाएगी। आप घर लेते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो होम लोन है वो ज़्यादातर इनको गुड लोन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। इनके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है बिजनेस लोन। अब जब आदमी बिजनेस करता है वो लोन होता है, उससे भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उसका बिजनेस है आने वाले समय बढ़ेगा, वो मेहनत करेगा और कमाई करेगा तो लोन रीपे हो जाएगा। इससे उसकी जो नेटवर्थ है, वैल्यू है, वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मोटे मोटे 3 लोन ही हैं जिनको गुड लोन की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों जब बात करते हैं बैड लोन्स की तो उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। ये लोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर इनको समझदारी से ना लिया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बैड लोन की कैटेगरी में सबसे पहले आता है कार लोन। अब कार लोन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो कार है उसकी वैल्यू समय के साथ कम होती है, इसलिए इसको बैड लोन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब ये बाइक का जो लोन है वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाइक एक नेसेसिटी हो चुकी है। तो दोस्तों एक और बहुत बड़ी कैटेगरी होती है पर्सनल लोन की, जिसको भी बैड कैटेगरी में रखा गया है, बैड लोन की कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि पर्सनल लोन इंसान तब लेता है जब उसको ऐसा कोई खर्चा करना होता है जिसके लिए उसके पास अपने फंड्स नहीं हैं। अगर उसके पास अपने फंड्स नहीं हैं तो आने वाले समय में क्या वो फंड अरेंज कर सकता है, ये भी बहुत बड़ा एक डाउट होता है। तो इसलिए जो पर्सनल लोन होते हैं ज़्यादातर जो हैं वो बैड कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसमें से लोग मैरिज के लिए लोन लेते हैं, चाहे वो कोई और किसी लोन को पे करने के लिए लोन लेना पड़े आपको, वो भी बैड लोन में होता है, अपने बिल चुकाने के लिए। उसके बाद एक्सपेंसिव आइटम खरीदने के लिए कि आप कोई लोन लेते हैं, वो भी बैड लोन में आता है। चाहे आप महंगा मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल के लिए आजकल बहुत कॉमनली लोन मिल जाता है, वो भी एक बैड लोन की कैटेगरी में आता है। कुछ लोग पर्सनल लोन लेते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी एक बैड लोन की कैटेगरी में आता है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या गुड लोन्स हमेशा गुड होते हैं और बैड लोन्स हमेशा बैड होते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपका गुड लोन भी आपके लिए बैड लोन बन सकता है, और कई बार जो बैड लोन कैटेगरी वाला लोन है वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड लोन्स की। उसमें जब एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जो आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, एजुकेशन पूरी करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी उसमें एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, ये जानना कोई आजकल बड़ा मुद्दा नहीं है। आप मेडिकल प्रोफेशन में लोन ले रहे हैं या फिर आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं, अगर उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन से, उस कॉलेज से निकलने वाले लोगों की जो एवरेज इनकम क्या होगी ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपकी जो मान लीजिए वही एवरेज इनकम लगती है, मैक्सिमम की तरफ मत देखें, कई बार वो नहीं हो पाता। वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज की लेके चलें तो आपका जो होम लोन की रीपेमेंट होगी वो आपके एक्सपेक्टेड इनकम के जो इन हैंड आएगी उससे EMI उसकी 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो जॉब का स्टार्ट होता है, इनिशियल फेज़ होता है, आप बहुत ज़्यादा EMI अफोर्ड कर सकते हैं,
तो फिर भी 40% तक अगर EMI आपके एजुकेशन लोन की आएगी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, और वो आप 5 साल में रीपे कर देंगे उस 40% इनकम के साथ, तो वो एजुकेशन लोन आपके लिए गुड लोन है। अगर वो इससे ज़्यादा बढ़ता है 60-70% तक EMI चली जाती है आपकी एजुकेशन के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज की तारीख में अमेरिका में लोगों के ऊपर जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, सबसे बड़ा जो लोन होता है वो एजुकेशन लोन होता है। वो एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों, जो दूसरा लोन आता है गुड लोन्स की कैटेगरी में, वो आता है होम लोन। अब होम लोन ऐसी चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा लेना ही पड़ता है, क्योंकि घरों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है और व्यक्ति अपने जॉब के 10-12 साल इनिशियल लगाने के बाद भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। तो जब आप होम लोन लेते हैं उस समय ये ध्यान रखना है कि होम लोन की जो EMI है वो आपकी जो इन हैंड है उसका 30% से ज़्यादा ना हो। आने वाले समय में आपकी इनकम बढ़ेगी, आप उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करके लोन को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आपके जो होम लोन है उसकी EMI आपकी प्रेजेंट इनकम से 30% से ज़्यादा ना हो, वरना आपके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है। और जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसको जल्दी से जल्दी उसके लोन को ख़त्म करने की कोशिश करें, और आपकी कैपेसिटी उस लोन को, होम लोन को 10 साल के अंदर, चाहे वो 25 साल का है, ख़त्म करने की होनी चाहिए। तब वो जो होम लोन है आपके लिए सच में एक गुड लोन बनेगा। अब जो बिजनेस लोन होते हैं वो गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है भी आपका जो बिजनेस है आने वाले समय में कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बिजनेस बढ़ेगा, तो बिजनेस तो देखिए वो उसके बारे में इस तरह से कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है, कौन सा गुड है बैड है, तो आपको मार्केट स्टडी और बिजनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी हमने गुड लोन्स की बात करी है, इनमें एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है लोन लेने के बाद, वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी फाइनेंशियली, तो इसलिए इनको गुड लोन्स कहा जाता है। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं बैड लोन्स की, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें बैड लोन लेना भी एक समझदारी हो सकता है। जब मैंने कार लोन की बात करी सबसे पहले, कार या बाइक की, देखो बाइक आजकल बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है हर किसी के लिए। तो बाइक पे अगर लोन लेना पड़ रहा है और उससे आप जॉब पे जा रहे हैं, जहाँ उसके लिए आपका कोई और ट्रैवल का खर्चा बच रहा है, तो वो लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कार लोन की बात करते हैं, जब व्यक्ति की जॉब लगती है, थोड़ी इनकम बढ़ती है, तो सबसे पहला लोन वो कोशिश करते हैं कार लोन का ले। कार लोन की EMI जो है वो आपकी इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो प्री पेमेंट है वो 5 साल के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट करती है तो आपका कार लेने का डिसीजन बहुत अच्छा है। जो आपने कार चूज करी है वो भी बहुत बढ़िया है, वो आपके इनकम लेवल के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपकी जो कार की EMI है वो 10% से ज़्यादा है, आपकी जो इनकम है, इन हैंड इनकम है, तो आपके पैर चद्दर से बाहर जा रहे हैं। भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप चद्दर से पैर बाहर मत ले जाओ, पहले अपनी चद्दर बड़ी कर लो, उसी हिसाब से अपने पैर फैला लो। तो चद्दर बड़ी जरूर करो, उस हिसाब से पैर फैलाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपका कार लोन चल रहा हो, कोशिश करेंगे उसके पैरेलल में कोई और लोन ना चल रहा हो, तो कार लोन कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आपकी इनकम स्टडी है और आप उसको बहुत समझदारी से लेते हैं। अगर आप कोई ऐसी कार लेते हैं कि वो आपकी इनकम 30% या 35% खा रही है, तो कोई वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। अब दोस्तों, अगला लोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वो होता है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब पर्सनल लोन इंसान को लेना पड़ता है। जैसे आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब व्यक्ति क्या करेगा? उस समय जो पर्सनल लोन लेना है वो एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उस समय ले लेना चाहिए। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आन भी पड़ती है आपके ऊपर, तो सबसे पहले कोशिश करें उन बिल को चुकाने के लिए आप अपने दोस्तों मित्रों की हेल्प लें, फैमिली की हेल्प लें, और उसके बाद आप पर्सनल लोन की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रखा है, तो फिर तो भाई ये एक बैड फाइनेंशियल प्लानिंग है आपकी लाइफ की। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आप ऐसे एक ट्रैप में फंस जाते हैं डेट के कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। उस समय आपको कोई ऐसा पर्सनल लोन मिल रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट उससे काफ़ी कम है, इंक्लूडिंग उनके जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, सब कुछ मिलाकर आपको एक ऐसा लोन मिल रहा है। मान लीजिए आप 15, 16, 17 या 18% तक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लोन पे, लेकिन आपको दूसरा लोन मिल रहा है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 या 10% है, तो उस समय उस लोन को लेकर आपके हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पे करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो लोन आपने किस पर्पज़ से लिया था, क्या वो पर्पज़ फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लोन को पे करने के लिए अगर आप दूसरा लोन लेते हैं लो इंटरेस्ट वाला, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। आप अपने जो नए लोन है उसको टाइम टू टाइम रीपे करते रहें।
तो दोस्तों नेक्स्ट लोन है मैरिज के लिए लोन लेना। अब ये लोन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। गुड उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में जिस व्यक्ति की मैरिज है और वो कमाई भी कर रहा है, उसकी जॉब है या बिजनेस है, वो खुद लेता है। तो इसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो इनकम है समय के साथ बढ़ने की उम्मीद है, उसकी जो कमाई है वो बढ़ेगी, जॉब में इनकम और बढ़ेगी, तो वो लोन आसानी से रीपे हो जाएगा। लेकिन अगर मैरिज के लिए लोन जो पेरेंट्स ले रहे हैं, जो पेरेंट्स लोन लेंगे वो रिटायरमेंट के पास होंगे जहाँ फिर उनकी जो इनकम है आने वाले समय में कम होने की उम्मीद होती है, तो उनके लिए वो मैरिज का लोन रीपे करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक कंडीशन होती है कि जो लोग सरकारी जॉब में होते हैं या किसी जॉब में होते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं एक मैरिज के लिए भी लोन ले लेता हूँ अपने बच्चे की मैरिज के लिए, और जब मैं रिटायरमेंट के फंड्स वगैरह आएंगे उनमें से रीपे कर दूंगा। ये भी एक बैड फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है, क्योंकि रिटायरमेंट के फंड्स होते हैं वो आपकी बची हुई ज़िंदगी में काम आने वाले होते हैं। अगर आप उसको इस तरह से खर्च कर देंगे तो आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी आप लोन लेते हैं ज़्यादातर वो बैड कैटेगरी के वो बैड ही होते हैं। ट्रैवल के लिए लोन लेना कोई सेंस नहीं बनता है, महंगा मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेना कोई सेंस नहीं बनती है। आप अपने फाइनेंस को उसी तरह से मैनेज करके चलें, अपनी इनकम के हिसाब से अपनी इनकम बढ़ाएं, अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आप जितना चाहे वो खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी इनकम जो आपकी है उससे आप लग्जरी खरीदने की कोशिश करते हैं तो वो कोई बहुत बढ़िया फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ज़्यादातर लोगों को डेट ट्रैप में फंसा देती है। अगर दोस्तों किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लोन लेना ही पड़ जाए तो वो कहाँ से लेना चाहिए, उसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी बात हम एक किसी और डिसीजंस की वीडियो में करेंगे। तो गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।